दोस्तों, मैं कुंदन कुमार एकलव्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के तृतीय अध्याय आलस कथा के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आलस कथा के संपूर्ण अर्थ और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी को कवर करेंगे। यह YouTube का ऐसा वीडियो होगा जो एक ही वीडियो में संपूर्ण चैप्टर अर्थ के साथ प्लस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी को समाप्त करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का क्लास शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन कोट्स को देखेंगे। लिखा गया है, सफलता चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है, सफलता के बारे में बताया गया है कि सफलता खुद चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने चिड़िया के लिए भोजन तो दिया है, पर घोंसले में नहीं। यानी चिड़िया को भोजन पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तभी उनको भोजन मिल पाती है। उसी प्रकार हमें भी सफलता पाने के लिए सफलता खुद नहीं आएगी, हमें उनको पाने के लिए हमें भी चलना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम सब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले आलस कथा पाठ का परिचय देखेंगे, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है उनके बारे में जानेंगे। तो सिंपली सबसे पहले है बोला गया, यह पाठ अयम पाठ मतलब यह पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुष्परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यानी कहने का मतलब है, यह पाठ जो है विद्यापति के द्वारा रचा गया है। विद्यापति का कथा ग्रंथ है जिसमें पुष्प परीक्षा से वर्णित है, पुष्प परीक्षा के अंश विशेष से लिया गया है। और बोला गया है, पुष्प परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। बोला यह पाठ, इस पाठ में है ना, मानव के महत्व का वर्णन किया गया है, उनके दोषों का वर्णन किया, उनके निराकरण यानी उनके निराकरण का मतलब होता है उनके सुलझाने का उपाय के बारे में शिक्षा दिया गया है। और बोला गया है, विद्यापति यानी इस पाठ की जो रचना कर है ना विद्यापति, उनके बारे में बोला गया है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि अस्ति। यानी विद्यापति जो हैं लोकप्रिय मैथिली कवि हैं। और बोला गया है, अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति राशित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय पे प्रभुता अस्ति। यानी बोला गया, विद्यापति जो लोकप्रिय मैथिली कवि थे, वो संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, और विद्यापति इसी कारण की विशिष्टता संस्कृत के विषय में हुई है। अब आगे लिखा गया है, प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकस्य दोषानां निरूपणे व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते नीतिकारस आलस्य रिपुरूपम मन्यते। यानी बोला गया है, यह आलस इस पाठ में, प्रस्तुत पाठ का मतलब इस पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण किया गया है, जो कि व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्यात्मक हास्यात्मक रूप होती है। यानी जिनके सुनने के पश्चात है ना, मुखों पे कुछ मुस्कान सी आ जाती है, कुछ इसी प्रकार का ये कथा है, यानी कहानी है। और यहाँ पे इस कहानी में हमें यह सीखने को मिला है, यानी नीतिकार के द्वारा वो सीखने को मिला है। नीतिकार मतलब जो शिक्षा देते, ज्ञान देते हैं, उनके द्वारा हमें यह सीखने को मिला है कि आलस जो होता है वो रिपु रूपम मन्यते, मनुष्यों के लिए यह एक महान रोग है। मनुष्यों का क्या, एक महान रोग है। पूछा जाएगा, आलस जो होता है वो मनुष्यों का क्या होता है, तो महान रोग होता है। तो चलते हम इसका अर्थ हम फिर से देख लेंगे, एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेंगे इनके अर्थ को। तो यहाँ पे जो हम अभी पढ़ाए हैं संस्कृत में, उनका अर्थ यहाँ पे लिखा गया है कि यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुष्प परीक्षा का एक अंश विशेष है, जिसमें पुष्प परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में एक कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों के समाधान करना सिखाती है।
विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के भी लेखक थे और इस पाठ में यानी प्रस्तुत पाठ में आलस नाम की बुराई का वर्णन करते हुए एक व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत करता है, जिसमें नीति निर्माता वही नीतिकार जो होते हैं वो आलस्य को शत्रु माना गया है। तो आप सब क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप इनको कभी भी एग्जाम तक कम से कम है ना इनको नहीं भूले और यह कहानी हमेशा याद रखें। इसलिए आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा हिंदी अर्थ, ताकि आपको भी कहानी अच्छी तरह से याद हो। अगर जो आपको ये कहानी याद होगा तो इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो खुद आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो गया। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा परिचय था, इस पाठ का परिचय था। अब हम यहाँ से अध्याय शुरू होता है। तो यहाँ से कथा शुरू हो गई है। तो इसमें कथा में लिखा गया है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। कौन नाम का मंत्री था? मिथिला में एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। यहाँ पे नीचे में लिखा भी गया है, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। लिखा है, स्वभाववाद दानशील करुणिस्य च सर्वेभ्यः दुर्गतिभ्यो निभ्यस्य च प्रत्यक्षामिच्छा भोजनम दाप्यते तन्मध्ये लसे भ्यो आपने वस्त्रे, यहाँ पे वस्त्रे होगा दाप्यति, यानी वह जो मिथिला का जो मंत्री था ना उसका नाम क्या था? वीरेश्वर। वह प्रत्येक दिन, वह है ना स्वभाव से, सिंपली सर वह समझेंगे, वह स्वभाव से जो था वो दानी था। क्या था? दानशील था और दयावान था। पूछा जाएगा मिथिला का मंत्री कौन था, तो क्या बोलेंगे? वीरेश्वर था। मिथिला का मंत्री क्या था? वीरेश्वर था। और वह स्वभाव से क्या था? दानशील था। वह क्या स्वभाव से क्या था? दानशील था। और वह सभी संकट ग्रस्त, यहाँ पे संकट ग्रस्त होंगे, सभी संकट ग्रस्त और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुरूप यानी उनके इच्छा के अनुसार उनको भोजन दिया करता था, वस्त्र दिया करता था। उनके बीच आलसी लोग भी अन्य वस्त्र, वो उनके बीच है ना आलसी लोगों को भी वो अन्य वस्त्र दिया करते थे। पूछा जाएगा मिथिला का मंत्री किन किन लोगों को अन्न वस्त्र दिया करते थे, तो हम बोलेंगे गरीब, अनाथ और आलसी लोगों को अन्न वस्त्र दिया करते थे। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे लिखा गया है और यहाँ पे भी ये जो लिखा गया इनके बाद है ना कुछ श्लोक हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे लिखा है, निर्गता नाम च सर्वे चामलासः प्रथमो मत किंचिन क्षमते कीर्तु जठरेनापि वाहिनी वना, यानी बोला गया है कि यतः, क्योंकि अकर्मण्यों में, यानी जो काम नहीं कर सकता है उसे अकर्मण्यों में और आलसियों का प्रथम माना जाता है। यानी जो काम नहीं करते हैं ना उनमें भी, यानी जो नहीं काम करते हैं वो तो किसी तरह करके खा लेते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा जो आलस मत जो दिया गया है भूखे रहने का या कोई भी काम नहीं करने का, वो आलसी लोगों को दिया गया है। क्योंकि आलसी की बात कर लेते हैं, वह उदर पूर्ति यानी पेट को भरने के लिए, उदर पूर्ति का अर्थ क्या होता है? पेट को भरने के लिए। उदर पूर्ति का क्या अर्थ होता है? पेट को भरने के लिए भी आलसी जो लोग होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। आलसी लोग जो होते हैं वो अक्षम होते हैं, किसके लिए? पेट को भरने के लिए। तो सिंपली से समझेंगे कि सभी जो गरीब लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, क्या होते हैं? गरीब लोग होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, उसी को हम अकर्मण्य लोग कहते हैं। उसमें भी सबसे प्रथम स्थान किसको दिया गया है? आलसी को दिया गया है। हम सब भी आलसियों का मदद करेंगे, क्योंकि वह आलसी कभी भी कुछ नहीं करता है अपने पेट की ज्वाला के लिए, अग्नि के लिए भी, यानी पेट में जो आग लगती है उनके लिए भी आलसी पुरुष कुछ नहीं करता है। इसलिए सबसे प्रथम मत किसे दिया गया है? आलसियों का दिया गया है। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट बढ़ेंगे। लिखा गया है, ततो अलसा पुरुषानाम तत्रेष्टालाभम श्रुत्वा बहवा अस्तुंद परि मिर्जास्त्र बर्तुलिव भुवः यत स्थिता सौकर्य
स्वकर्य मूला ही सर्वेषाम् अपि सहते सजातीनां सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतवा। यानी बोला गया है, इसका अर्थ यह बताया गया है कि तब आलसी लोगों को लाभ का सुनकर वहाँ के धूर्त लोग जमा हो गए। कहा गया है, सुविधाजनक स्थिति में को पसंद करते समय आप जातियों का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ पाता है। यानी इसका संपूर्ण सार समझिए। इसमें यह कहा गया है कि मिथिला का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरेश्वर। वह प्रत्येक दिन गरीब अनाथों को भोजन दिया करता था और वह सभी को जितना मनचाहा होता था उतना दिया करता था। और वह सबसे पहले आलसियों को भोजन वस्त्र दिया करता था। क्या दिया करता था? आलसियों को भोजन वस्त्र दिया करता था। और जब भी आलसी को भोजन वस्त्र दिया करता था, जितने भी उस राज्य में आलसी लोग थे, धूर्त लोग थे या जो गरीब लोग थे, सभी कोई राजा के पास पहुंचते थे और उनसे जो भोजन वस्त्र होता था वो प्राप्त करते थे। जिसमें जब राजा भोजन वस्त्र दान में देते थे तो सभी जो धूर्त लोग होते थे, जितने भी आलसी लोग होते थे या जितने भी गरीब लोग होते थे, सभी दौड़ कर कहाँ चले आते थे? राजा के पास भोजन वस्त्र को ग्रहण करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे। लिखा है, पश्चादलसनाम सुख दृष्टवा धूर्ता अपि कीर्तमालस्य दृश्यत्वा भोजनम गृहन्ति। यानी कि सभी जितने भी धूर्त लोग थे वो है ना वहाँ पे चले गए और वहाँ पे वीरेश्वर नाम के मंत्री से भोजन वस्त्र ग्रहण करना शुरू कर दिए थे। अब आगे लिखा है, तदंतर मल सल्यालम बहुद्रव्या दृष्ट्वा तन्योगी पुरुष प्रामिष्ट यक्ष बुद्धिया करुण्य केवलम सेभ्य वस्तु स्वामी वास्तु दाप्यन्ति कपटेन लाभा अपि गृहन्ति स्माकं प्रमादः इति भवन्ति तलाद पुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति प्रामिर्ष्य प्रस्तुप्ते आलस्य तन्योगी पुरुष वहिनी दत्त्वा निरूपयामाशु। इसका अर्थ यह है कि तत्पश्चात आलसियों को सुख का देखकर जितने भी धूर्त बनावटी लोग थे वह आलस आला दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अधिक धन व्यय को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया, जो बुद्धि से अक्षम है उनके पास दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। धूर्ता जो आलसी नहीं थे वो भी ले लेते हैं। यह तो हम लोग का गलती है। तब आलसी व्यक्ति की परीक्षा ली जाए, ऐसा विचार कर आलसियों निवासशाला गृह में सेवकों ने आग लगा दी। यहाँ पर भी फिर से हम कहानी को समझेंगे। एक मिथिला का मंत्री था जिसका नाम था वीरेश्वर। वह प्रत्येक दिन गरीब और अनाथों को भोजन दिया करता था और वह गरीब अनाथों में भी सबसे प्रथम मत किसे मानता था? आलसी को मानता था। तो सबसे पहले उन्होंने आलसी को भोजन वस्त्र देते थे। अब वो आलसी के लिए तो देते थे, लेकिन है ना उन आलसियों के लिए वीरेश्वर ने एक आलसशाला का निर्माण किया। किसने निर्माण किया? वीरेश्वर ने एक आलसशाला का निर्माण किया और उसमें सभी गांवों के लोगों को बोल दिया, जो जो आलसी हैं इसमें आकर भोजन वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं। तो वह वहाँ पे देखा, जो गांव के लोग होते हैं वो सभी देखे, तो जितने भी आलसी थे उनको मुफ्त में फ्री में भोजन वस्त्र दिया करता था। तो वहाँ के लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग जो धूर्त थे, बनावटी थे, कृत्रिम थे, वह आलसशाला में आकर भोजन वस्त्र ग्रहण करना शुरू कर दिए। तब भोजन वस्त्र जब ग्रहण करना शुरू कर दिए तो वहाँ पे देखा तो ज़्यादा मात्रा में वहाँ के सेवक, आलसशाला के जितने भी सेवक थे, उनका जो विचार हुआ कि ऐसे में मालिक है ना, मालिक का जो दयापूर्वक जो मालिक है उनका सामान दिलवाते समय बहुत सारे दूर से लोग जो आलसी आते थे वो बहुत ही उनका राज्य में उनके खपत होने लगे थे। तो वह खपत की पूर्ति के लिए उन्होंने सोचा कि ये जितने भी आलसी लोग हैं, आलसी व्यक्ति हैं, उनकी क्यों न परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार किया और वह विचार में क्या बोला, आलसियों का निवास गृह सेवकों ने आग लगा दी। कहने का मतलब है वह परीक्षा के लिए क्या किया,
सभी आलसियों के रूप गृहशाला में योजना बनाई गई और योजना बनाने के पश्चात यह कहा गया कि क्यों ना हम सभी आलसियों के सोते हुए अवस्था में आग लगा दें। ऐसा बोला तो वह ऐसा बोला, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद यहाँ से श्लोक पढ़ते हैं। लिखा गया ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पाल्यति पश्चादिश पश्चादिश दिस दलसा अपि पाल्यति, यानी जितने भी ततो गृह लग्नम, यानी उसके बाद घर में जब आलसशाला में आग लगाई गई तो सभी धूर्त लोग, सभी वो अग्नि को देखकर, है ना, प्रवृद्ध अग्नि दृष्टवा, यानी अग्नि को देखकर, आलसशाला में लगे अग्नि को देखकर सभी धूर्त पाल्यति, पलायता, पलायता मतलब क्या था, भाग गए। सभी धूर्त लोग जितने भी थे, बनावटी कृत्रिम लोग थे, सभी धूर्त लोग वहां से भाग गए। लेकिन लिखा है चत्वारा पुरुषा स्त्रेव सुप्ता परस्पर माल्पयन्ति, यानी किंतु बोला गया है कि 4 जो पुरुष थे ना वहां पे सुप्ता, यानी सोए हुए अवस्था में परस्पर एक दूसरे से क्या करते थे, परस्पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसमें देखा गया एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्लम अहो कथमयम कोलाहलम, यानी एक 4 जो पुरुष सोए हुए अवस्था में बात कर रहे थे, उसमें पहला एकेन मतलब पहला ने कहा कि पहला है ना वस्त्र पे मुख, उसका जो मुख था वस्त्र से ढका हुआ था, और वह बोलता है अहो कथमयम कोलाहलम, यानी अहो यह शोरगुल कैसा, कथमयम कोलाहलम का मतलब शोरगुल होता है, यह शोरगुल कैसा। तो लिखा है द्वितीय नुक्तम यद अस्मिन गृह अग्नि लग्नम अस्ति, दूसरे ने कहा लगता है इस आलसशाला में क्या लग गई, आग लग गई। फिर तीसरे ने बोलता है, तृतीय नुक्ता मतलब तीसरे ने कहा, कहते हैं कोपी तथा धार्मिक नास्ति यह इदानीम जल, क्या लिखा है, जलवार्व शोभि कटे सीमान प्रावीणोति, यानी तीसरे ने कहा कि कोई यहाँ पे धार्मिक या सज्जन व्यक्ति नहीं जो हमें जल से भींगे हुए कंबल को, जल से भींगे हुए वस्त्र को हमारे शरीर पर ढक दे। तो फिर चौथे ने क्या कहा, देखते हैं। चतुर्थ नोक्तम अर्थ कहते हैं चतुर्थ नोक्तम, यानी चौथे ने कहा, यहाँ पे ये गलत होंगे, ये ज्यादा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखेंगे। यहाँ पे लिखा है चतुर्थ नोक्तम, यानी चौथे ने कहा, क्या कहा, कति वचनानि वक्तुम शक्नुम तुष्णा कति कथम न तिष्ठति, यानी चौथे ने कहा अरे बचा लो, यहाँ पे होना चाहिए अरे बचा, है ना, अरे बचा लो कितना बोलते हो, यहाँ पे बोला अरे बचा लो कितना बोलते हो, चुप रहा नहीं जाता। यानी फिर से हम सुनेंगे, जब आग लग गया था तो वह क्या, आग लगने पर सभी जितने भी कृत्रिम बनावटी धूर्त लोग थे वो सभी क्या हो गए, भाग गए, पलायित हो गए, है ना। उसके बाद देखा 4 पुरुष है ना अपने सोए हुए अवस्था में आपस में बात कर रहा है, जिसमें पहले ने कहा अरे अहो यह शोरगुल कैसा, यानी पहले ने कहा यह शोरगुल कैसा, तो दूसरे ने कहता है लगता है इस आलसशाला में आग लग गई, और तभी तीसरे ने कहता है कि कोई धार्मिक या सज्जन व्यक्ति नहीं जो हमें भींगे हुए कंबल से, है ना, भींगे हुए कंबल से हमें ढक दे। तो उसी समय चौथे ने कहा अरे बचाल कितना बोलते हो, है ना, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुप रहा नहीं जाता। यानी इससे हमें सिद्ध होता है कि 4 आलसियों में भी से सबसे बड़ा जो आलसी था वो चौथा आलसी था। हम अब नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है। अभी जो बताया उन्हीं का ये हिंदी अर्थ है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में हिंदी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है तत् अस्तुर्नापि तेषामेव परस्पर लापम श्रुत्वा वहिला च प्रवृद्ध मेषां मुपड़ी पतिष्यन्ता दृष्टा नियोगी पुरुषे वर्धनेभ्य चत्वारः पलाशां केशवाकृष्य घृत्वा गृहाद् बहिर्कृतां
कीर्ताम पश्चातो नोक्तम तन्योगी पठितम, यानी कहने का मतलब है कि चारों पुरुष को, यानी चारों पुरुष को एक है ना योगी पुरुष, यानी एक सज्जन पुरुष देखा बात कर रहा है, तो उनको उनके सेवक, उसके जो सज्जन जो थे ना, उनके घर में उनके सेवक जो सज्जन थे, उनको भय हो गया कि यह चारों तो जलकर मर नहीं जाएगा ऐसे में, यदि हम चारों को आलसशाला से नहीं निकालेंगे तो यह जलकर मर जाएगा। उनको उनके आलसशाला के जो सेवक थे वो बहुत ही सज्जन थे, उनको यह भय हुआ, तो भय हुआ तो वह अंदर गया, आलसशाला के अंदर गया और उसको केस पकड़कर खींचकर उसको घर से यानी आलसशाला से क्या किया, बाहर किया। तभी उन्हें देखकर यानी उन चारों आलसी को देखकर सेवक ने कहा, यानी सेवक ने कहा, यहाँ पे कहा होना चाहिए, पढ़ा लिखा है, सेवक ने कहा, क्या कहा अब देखते हैं, या सेवक ने पढ़ा भी सही है, अब देखते हैं क्या पढ़ा। सेवक ने पढ़ा, अब क्या पढ़ता है देखेंगे। यहाँ पे पढ़ा, सेवक ने क्या पढ़ा, पतिरेवे गति स्त्री नाम, पतिरेवे गति स्त्री नाम, यानी पति की यानी स्त्रियों की जो गति होती है ना, स्त्रियों की जो गति होती है वो पति से होती है। किससे होती है, पति से। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि स्त्री की गति किससे होती है, तो पति से होती है। उसी प्रकार लिखा है बालानाम जननी गति, यानी जननी जो बच्चा, बालानाम मतलब बच्चों की जो गति होती है उसकी जननी यानी उनकी माँ से होती है। उसी प्रकार लिखा है नालसा नाम गति कचिल लोके करुणिक विना, उसी प्रकार बोला गया आलसियों की गति, आलसियों की जो गति होती है वो किसी करुणिक के बिना, कोई सज्जन पुरुष के बिना नहीं हो सकता, यह असंभव है। और बोला गया है नेक्स्ट, पश्चातेषु चतुर्बलेषु ततोपधिकार वस्तु मंत्री दाप्यशाम, और उन चारों आलसी पुरुष को है ना उस आलसशाला से निकालकर वहां के मंत्री उनको उन आलसियों को अधिक वस्तु दिए और उनको आलसशाला में रहने के लिए आलसशाला भी बनवाए और उनके लिए भोजन, प्रत्येक दिन भोजन और वस्त्र दिया करते थे। इस प्रकार हमारे यहाँ पे कहानी होता है समाप्त, और हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, जितने भी अभी कहानी को पढ़ें उनसे ही सारे ऑब्जेक्टिव बने हैं। यदि आप इन ऑब्जेक्टिव को लिखेंगे तो साथ साथ में कहानी भी याद हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आलस कथा विद्यापति के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, विद्यापति के द्वारा रचित है। तुम आप सबों से पूछा जाएगा कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो क्या कहेंगे, विद्यापति है। दूसरा लिखा गया है कि दूसरा क्या है कि इसमें पुरुष परीक्षा का वर्णन किया गया। आपसे पूछा जाएगा आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो पुरुष परीक्षा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाए आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस दोष का वर्णन किया है। किस दोष का वर्णन किया गया है, आलस दोष का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आलस कथा के लेखक कौन है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति। कौन है, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं। और यह कैसे कवि थे, मैथिली कवि थे। यहाँ से आपको दो तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यह देखने को मिलेगा कि विद्यापति कौन थे, तो मैथिली कवि। कौन थे, मैथिली कवि थे। पूछा जाएगा आलस कथा पाठ के लेखक कौन थे, तो विद्यापति थे। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक्स यानी नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है नीतिकार ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा क्या माना है, तो शत्रु। क्या माना है, शत्रु माना है। आपसे पूछा जाए नीतिकार ने आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा क्या माना है, तो हम कहेंगे शत्रु माना है। नेक्स्ट देखेंगे, वो लिखा है आलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। आलस पूछा जाए आलस कथा किस प्रकार का कथा है, तो आप क्या कहेंगे, व्यंग्यात्मक कथा है। नेक्स्ट पूछा जाएगा मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था जो स्वभाव से कैसा था, दानशील और करुणिक था। करुणिक मतलब वही दयावान होता है। तो मिथिला का जो मंत्री था वो स्वभाव से दानशील था और दयावान था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लिखे है आलसशाला का लाभ उठाने के लिए सभी कृत्रिम बनावटी आलसी लोग आलसशाला में आ गए थे। यानी आलसशाला का जो लाभ, फ्री में जो वस्त्र मिल रहा था, भोजन मिल रहा था, उसका लाभ
उठाने के लिए जितने भी कृत्रिम बनावटी, कृत्रिम मतलब प्राकृतिक, वो पहले से आलसी नहीं है, वो अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं आलसी हूँ, उसी को कहते हैं कृत्रिम। और वह बनावटी जो थे वो आलसशाला में लाभ उठाने के लिए आ गए थे। नेक्स्ट है, आलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त कृत्रिम लोग, बनावटी लोग क्या हो गए, भाग गए। पूछा आलसशाला में आग लगने पर कौन कौन भाग गए, तो जितने भी कृत्रिम धूर्त लोग थे, मक्कार लोग थे, झूठे ढोंगी लोग थे, वो सारे के सारे क्या हो गए, पलायित हो गए, यानी भाग गए। नेक्स्ट है, मिथिला मंत्री ने आलसियों की परीक्षा के लिए क्या किया था, आलसशाला में आग लगवा दिया था। क्या लगवाया था, आग लगवा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, बृहस्पति ने आलसियों के लिए क्या लगवाया था, आलसशाला में आग लगवा दिया था। क्या लगवाया था, आग लगवा दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, आलसशाला में क्या है, आलसशाला में आग लगने के बाद सभी कृत्रिम धूर्त लोग अपने कंबल और वस्त्र को लेकर क्या हुए थे, भागे थे। इन उनको मुफ्त में जो जितने भी कंबल मिले थे, वस्त्र मिले थे, सभी को लेकर क्या हो गया, भाग गए थे आलसशाला के कृत्रिम आलसी लोग। नेक्स्ट लिखा है, आलसशाला में आग लगने पर 4 आलसी पुरुष सोए हुए अवस्था में क्या कर रहे थे, तो हम कहेंगे वार्तालाप कर रहे थे। क्या कर रहे थे, पूछा है आलसशाला में आग लगने पर कितने पुरुष सोए हुए थे, तो हम कहेंगे 4 आलसी पुरुष सोए थे। और क्या कर रहे, तो वार्तालाप यानी बात कर रहे थे। तो उसी में आपसे पूछा जाएगा, पहले आलसी ने क्या कहा, तो कहेंगे अरे या शोरगुल कैसा। तो आपसे पूछा जाएगा पहले आलसी ने क्या कहा, तो कहेंगे अरे या शोरगुल कैसा। तभी दूसरे ने कहा, दूसरे ने क्या कहा, आपको हम बता चुके हैं, क्या कहा था, लगता है आलसशाला में आग लग गई। दूसरे ने क्या कहा, लगता है आलसशाला में आग लग गई। फिर तीसरे ने क्या कहा, तीसरे ने क्या कहा, तो हम बोलेंगे, तीसरे ने कहा कोई सज्जन पुरुष नहीं जो हमें भींगे हुए कंबल से ढक दे। उसी प्रकार आप वहां आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है। चौथे ने कहा अरे बचाल कितना बोलते हो, चुप नहीं रहा जाता। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवें ने कहा, पांचवें सॉरी 4 कितने आलसी थे, 4 ही आलसी थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लिखा जाए, आपसे पूछा जाए चारों आलसी को कौन बाहर निकाला, तो हम कहेंगे चारों आलसी को केस पकड़कर खींचते हुए सज्जन पुरुष बाहर निकाला। पूछा जाए चारों आलसी को आलसशाला से बाहर को निकाला, तो सज्जन पुरुष ने निकाला। वहां के जो कर्मचारी जो थे वो बहुत ही सज्जन थे, और वही उस चारों आलसी को केस पकड़ कर खींचते हुए बाहर निकाला, क्योंकि वो तो था आलसी, उसको उठाता रहे निकलो तो वो कभी निकलता है नहीं, इसलिए उसको जबरदस्ती केस पकड़ खींचकर बाहर निकालना पड़ा। नेक्स्ट है, उसी के बाद यही सज्जन पुरुष कहा था, स्त्रियों की गति पति से होती है। किससे होते हैं, पति से होते हैं। उसी प्रकार बच्चों की जो गति होती है उनकी माँ से होती है। उसी प्रकार बताया गया है कि इसी प्रकार आलसियों की जो गति है ना, सज्जन पुरुष के से ही संभव है, नहीं तो आलसी की गति नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्लियर क्वेश्चंस थे सभी क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की ओर। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, रचित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इनको आप बहुत वीआई कर लीजिएगा, यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हम कहेंगे आलस कथा पाठ से हमें यह सीख मिलती है या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस मनुष्य का क्या होता है, सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम आलस करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये पूछे जाएंगे, आलस कथा पाठ में चारों आलसियों के वार्तालाप का वर्णन करें। यानी आलसशाला पाठ में जो 4 आलसी क्या क्या बोल रहे थे ना, उनके बारे में लिखना है। आप यानी ध्यान से कहानी सुनेंगे तो ये स्वयं लिख लेंगे। यहाँ पे हम फिर भी बता रहे हैं कि आलस कथा पाठ में जब 4 आलसी की परीक्षा के लिए आलसशाला में
आग लगाई गई तो वहां शोरगुल होने लगा। क्या होने लगा? शोरगुल। यानी जब भी आग लगेगा तो वहां पे स्वाभाविक है, वहां पे शोरगुल तो होगा ही। तभी, तब है ना, तभी की बात कर रहे हैं। तभी पहले आलसी ने कहा, तभी पहले आलसी ने कहा, अरे यह शोरगुल कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है आलसशाला में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई सज्जन व्यक्ति नहीं जो हमें भींगे हुए कंबल से ढक दे। तथा चौथे ने क्या कहा, अरे बचाल कितना बोलते हो, चुप नहीं रहा जाता। यही क्वेश्चन को हम लिख देंगे, चारों आलसी के वार्तालाप का वर्णन हो जाएगा। आप इसे भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें कवर करवाए गए हैं वो कभी न कभी कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम संपूर्ण चैप्टर को कवर किए हैं ताकि आपका एक भी प्रश्न इससे छूट ना जाए, इसलिए आप भी कोशिश करिएगा सभी प्रश्नों को लिखकर इनको 2-3 बार घर में रिवीजन कर ले ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, जो मनुष्य अपना ऐश्वर्य को चाहते हैं उन्हें कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है ना, यह क्वेश्चन जो है, यह आलस कथा पाठ में तो नहीं है, लेकिन आलस कथा पाठ के योग विस्तार में है। आप एक दो पेज उल्टाइएगा तो वहां पे देखिएगा आलस कथा पाठ का जो योग विस्तार लिखा होगा। क्या लिखा होगा? योग विस्तार। उसमें यह क्वेश्चन है, उससे यह क्वेश्चन लिया गया और यह भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यह भी बहुत VVI है। इसको भी हम कवर करेंगे तो देखेंगे, इनको आप याद कर लीजिएगा। जो मनुष्य अपने ऐश्वर्य को चाहते हैं, ऐश्वर्य मतलब सुख शांति समृद्धि को चाहते हैं, उन्हें कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो हम देखेंगे, जो मनुष्य अपने ऐश्वर्य को चाहते हैं उन्हें 6 दोष, कितने दोष? 6 दोष को त्याग देना चाहिए। वह 6 दोष क्या है? निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता, ये सभी को त्याग देंगे तभी मनुष्य अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम देखेंगे, ये निद्रा का मतलब क्या होता है? नींद होती है। तंद्रा का मतलब क्या होता है? थकावट होती है। भय का मतलब क्या होता है? डर होता है। क्रोध का मतलब क्या होता है? गुस्सा। आलस का मतलब क्या होता है? आलस करना, कोई भी काम नहीं करना, उसे आलस करते हैं। और दीर्घसूत्रता का मतलब क्या होता है? हम सब जैसे कोई भी काम करते हैं ना तो बोलते हैं वो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। उसे यानी कोई भी काम को लंबे समय तक टालना ही क्या होता है? दीर्घसूत्रता कहलाता है। यदि हम ये 6 दोष को त्याग देंगे ना तो हम अपने ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम जो भी चाहेंगे उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आप भी तो यह प्रश्न जानते होंगे, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई ताकि वह पुरुष आलसियों की परीक्षा ले सके, है ना। तो यहाँ पे आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि मिथिला के मंत्री वीरेश्वर ने आलसियों के लिए आलसशाला बनवाया था, हम आपको बता चुके हैं, जिसमें धूर्त लोग बहुत सारे आ गए थे, जिसमें धन उनका व्यय अधिक होने लगा था। आपसे पूछा जाएगा आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो हम कहेंगे आलसियों की। अगर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हम कहेंगे आलसियों की परीक्षा लेके। लेकिन 2 नंबर में पूछा जाए तो हम बोलेंगे आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई क्योंकि मिथिला का मंत्री जो था वो वीरेश्वर नाम का मंत्री था, वो आलसियों के लिए क्या बनाया था? एक आलसशाला बनाया। क्या बनाया? आलसशाला बनाया, जिसमें बहुत सारे धूर्त लोग, धूर्त मतलब ढोंगी लोग आ गए थे, और धन, जिससे है ना राजा का जो धन था, वीरेश्वर मंत्री का जो धन था वो अधिक व्यय होने लगा। सोचा था अगर जो ऐसे व्यय होता रहेगा तो राजा कंगाल हो जाते, रोड पे आ जाते, इसलिए वह सोचा क्यों ना इस आलसियों की परीक्षा ली जाए, जिसमें है ना, जिसकी परीक्षा के लिए आलसशाला में क्या लगाई गई? आग लगाई गई। तो आप सिंपली से कहेंगे कि आलसियों की परीक्षा के लिए आलसशाला में क्या लगाई गई? आग लगाई गई। आशा ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या है? आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसी की पहचान कैसे हुई? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। फिर से सुनेंगे, आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो हम पढ़ेंगे, आलस कथा पाठ में वर्णित मिथिला का मंत्री वीरेश्वर ने आलसियों के लिए आलसशाला बनवाया। हम बार बार ये बता रहे हैं, मिथिला का जो मंत्री था वीरेश्वर,
वो आलसियों के लिए क्या बनाया, आलसशाला बनाया। लेकिन लिखा है लेकिन उसमें कुछ धूर्त लोग आ गए जिसके कारण धन का व्यय अधिक होने लगा था। समझ गए? तो वहाँ पे आलसशाला में जो आलसियों के लिए सुविधा जो था उसको देखकर बहुत सारे आलसी लोग आ गए थे। फिर क्या होता है, और उनमें वास्तविक आलसियों की पहचान नहीं हो पा रही थी। तो यानी उसमें बहुत सारे जो लोग थे ना, तो उसमें पता ही नहीं चल रहा था कौन वास्तविक में आलसी है। राजा को भी पता था ये सारे के सारे धूर्त लोग हैं, लेकिन वो भी सोच रहे थे कि आखिर उन सभी लोगों में से वास्तविक आलसी की पहचान होगी तो होगी कैसे। फिर देखते हैं क्या लिखा है। इसलिए वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगाई गई। तो अब समझ में आ गया होगा कि वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए क्या किया मंत्री ने। तो सिंपली से कहेंगे वहां के मंत्री जो थे वह आलसियों की पहचान के लिए, वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में क्या लगवा दिया, आग लगवा दिया। अब आशा ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करेंगे जो आपके क्लासमेट हो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने तैयारी को बेहतरीन कर सकें। अब हम देखिए, ऐसी मन में भावना नहीं रखना है कि हम दोस्तों को शेयर करेंगे वो भी पढ़ेंगे, है ना, उनको पता ही अच्छा लगे, यानी वो भी पढ़ के अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जितना आप दोस्तों को सिखाइएगा, दीजिएगा ज्ञान, यानी तो विद्या देने से है ना घटती नहीं है। यह एक ऐसी विद्या चीज है जिनको कोई चुरा नहीं सकता, वो हमेशा आपके पास ही रहेंगे। कोई भी तुम आपसे लिया, आप किसी को देंगे भी ना, तो विद्या कभी ऐसी चीज है जो कभी घटती नहीं है। तो आप भी कोशिश करिएगा, दोस्तों को भी सिखाइएगा, आप सीखिएगा दोस्तों को भी सिखाइएगा, ताकि आपका जो ज्ञान है वो वृद्धि करे और आपका दोस्त भी बोलेगा हाँ हमारा दोस्त ये सिखाया। ऐसे मान लो वो बोले या ना बोले, आपको उससे मतलब रखना नहीं है। आप अपने आप को देखना है कि हाँ हम बेस्ट है और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आलसशाला से कैसे निकाला। तो हम सिंपली से कहेंगे आलसशाला के कर्मियों ने, कर्मी मतलब वही आलसशाला के जो सज्जन पुरुष थे उसी के बारे में बात की गई है। कर्मी यानी काम करने वाले को कर्मी कहते हैं। उन्होंने आलसियों को कैसे निकाला, हम जानते हैं किस पकड़ खींच के निकाला, लेकिन हम इसको 2 नंबर की तरह लिखेंगे तभी हमको 2 मार्क्स आएंगे। तो लिखा है जब आलसशाला में आग लगाई गई तो सभी धूर्त लोग आलसशाला को छोड़कर भाग गए थे, किंतु 4 जो आलसी पुरुष थे वहीं पे सोए हुए थे। क्या हुए थे, सोए अवस्था में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। वहीं पे है ना आलसशाला के जो कर्मियों ने है ना उन्हें देखकर उनको दया आ गया। क्या आ गया, दया आ गया। और दया आ गया था तो कह रहा था कि अगर जो हम इनको नहीं निकालेंगे तो जलिए तो मर जाएगा ना लायक, है ना। इसलिए सोचा कि क्यों ना हम इनको निकाल दें। तो वो उन्होंने क्या किया, केस पकड़कर खींचते हुए आलसियों को बाहर निकाला, क्योंकि उसको बोलता ना कि अरे निकल निकल निकल, वो तो था आलसी। जब वो अब खाना अपना से नहीं खा सकता था तो बताओ कितना बड़ा आलसी होगा। इसलिए उनको बोला भी होगा, मान लीजिए बोला भी होगा तो वो नहीं निकला होगा, इसलिए उसको गुस्सा आया होगा और केस पकड़ खींचते हुए बाहर निकाल लिया होगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन शायद समझ में आ गया हो, शायद नहीं कंफर्म समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। सिंपली समझेंगे, आलसशाला के कर्मियों ने आलसी की परीक्षा क्यों ली। तो हम कहेंगे आलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि वहां पे आलसियों से बहुत सारे धूर्त लोग मुफ्त में भोजन और वस्त्र ग्रहण करते थे। हम कहेंगे आलसियों की परीक्षा क्यों ली, तो हम कहेंगे कि वहां पे जितने भी आलसशाला में है ना बहुत सारे लोग आ गए थे जो धूर्त लोग थे, और वह मुफ्त में भोजन और वस्त्र को ग्रहण किया करते थे। फिर क्या होता है, जिससे वास्तविक आलसियों की पहचान नहीं हो पा रही थी। इसलिए यहाँ पे बोला गया आलसियों की पहचान,
आपसे पूछा गया आलसियों की परीक्षा क्यों ली गई, तो हम कहेंगे कि वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए नहीं हो पा रही थी, इसलिए आलसाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और शानदार लगा होगा, और आप इन्हें एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा ताकि आपकी भी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। तो आप यह वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग का सिंबल लगा रखे हैं। अब यहाँ से लेकिन किंतु आपके लिए कुछ प्रश्न होमवर्क में रखे हैं जो हम पिछले अध्याय पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ा चुके हैं, उनसे कुछ प्रश्न हैं, उनको आप होमवर्क के रूप में, यह प्रश्न हम होमवर्क के रूप में दिए हैं और आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और कोशिश करेंगे। देखते हैं इनमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, और वही स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जो पिछले वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो सबसे पहला होमवर्क में पहला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। ये पाटलिपुत्र वैभव जो पढ़ा है पिछले वीडियो में, उनका ये प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव के रचनाकार कौन है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। यदि आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो इनका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।